हर वायर में एसेंशियली कुछ ईएमएफ होगा। डायरेक्शन का सेंस जैसे चाहे मान लो, आंसर विथ साइन आ जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, या तो ईएमएफ लिख लो अननोन, बस 7 अननोन लिख के सवाल शुरू करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, थोड़ा बुद्धि पे जोर डालें तो कुछ कम किया जा सकता है, वो कम करके मैं नीचे बना। इज दिस ओके? नहीं तो कितने बन जाएंगे? फिर हो सकता है कुछ लोग रोने लग जाए 7 देख के। ये 3 मैंने इन 3 ब्रांचेस का लिख दिया, इसका अलग छोड़ना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी अ डिफरेंट वेरिएबल। लेकिन ये तो सब जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उसमें ये तीनों सम करके ही आएंगे कि नहीं आएंगे? तीनों सम करके, तो उसकी जगह अपन ने एक E1 मान लिया, एक E2 मान लिया, एक E3 मान लिया, 0.5 0.5 1 2। कोई तकलीफ यहाँ तक? श्योर? बढ़ू मैं आगे? अब हम ये लिख सकते हैं E3 माइनस E2 इस लूप का नेट फ्लक्स है, इस डायरेक्शन में प्लस मानते हुए E3 और E1 माइनस E2 इस लूप का नेट फ्लक्स है। ऑलराइट, अपन ये सेंस में लिख रहे हैं, तो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी डी फाई बाई डी टी विच वुड बी -1। साइन का देखिए, बिल्कुल ईमानदारी से ध्यान रखना, बदतमीजी नहीं करनी है साइन के साथ। क्लियर है बिल्कुल? इस सेंस में घूमा ना मैं, तो एरिया अंदर पॉजिटिव हो गया, एरिया अंदर पॉजिटिव हो गया, तो डी फाई बाई डी टी 1 आ गया, और डेफिनेशन में माइनस होता ही है बात, बेईमानी नहीं करनी है साइन के साथ। ऐसे ही इसमें घूमा मैं, तो E2 प्लस E3 आ गया, जो कितना हो जाएगा -0.5। दो अननोन, 3 इक्वेशन, अभी भी हमारा उद्धार तो नहीं होना। राइट, आगे बढ़े। ठीक है यहाँ तक? ऐसे करंट मान लिया मैंने, अब KVL लगा दो, लिखो KVL की इक्वेशन लिखी, 2 नए अननोन और 2 नई इक्वेशन आ गई होंगी। टोटल अननोन हो गए 5, इक्वेशन हो गई 4, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो आपने KVL लिखा होगा उन्हें ध्यान से देखिए, E1 माइनस E2 आया होगा और E2 प्लस E3 आया होगा। प्रॉब्लम सॉल्व। किससे सॉल्व हुआ था क्या क्वेश्चन? कैसे किया था? ऐसे किया। एक और अल्टरनेट सॉल्यूशन है मेरे पास, समझ में आ गया हो तो। कोई यदि बाहर वाले लूप में लिखना चाहता है तो फिर E1 प्लस E3 को भी बाहर वाले के लिए 1.5 लिख दीजिए, ट्रिवियल सेट ऑफ इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हो गया सॉल्व? कॉन्सेप्ट समझ में आया? EMF नहीं बता पाएंगे लेकिन सवाल सॉल्व हो जाएगा। J93 में आया था सवाल, इतना पुराना सवाल है। J93 वन ऑफ द मतलब इनफेमस साल है जेई का, क्योंकि उसमें शायद 4 या 5 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था 100 में से। राइट, पूरा पेपर ही ऐसा था वो J93। बड़े आगे एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, वो बेस्ड है मैक्सवेल की इक्वेशन।
ये जो ई है, राइट, हम इस लूप के अंदर चलें, और ये इंटीग्रल ई डॉट डीएल करना चाहते हैं हम इस लूप में। इस ई को रोजे लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका ओम्स लॉ है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो ई लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। हाँ, आई आर इज इक्वल टू डेल्टा भी इक्वल टू लगाओ तो पंगा है, लेकिन ओम्स लॉ जो फंडामेंटल वाला है वो तो क्यू ई फोर्स होता है इस पे, और ई क्यू को तो पता ही नहीं लगता, उस पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहे हो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहे हो, तो ये तो नेट ई जो होगी यहाँ पर वो लिख रहे होंगे यहाँ पर अपन इस लूप में, और वही रोजे होगा। और यदि अपन चली डीएल के अलोंग रहे, डीएल 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 डीएल, तो इस जे को अपन लिख सकते हैं आई बाय ए, और डॉट डीएल करेंगे तो इनटू एल हो जाएगा। तो एसेंशियली ये साइड माइनस आई आर नहीं आएगी, बस ये ध्यान रखना, आई आर आएगी, क्योंकि अपन फील्ड के अलोंग चल रहे, करंट के अलोंग चल रहे। समझ में आई क्या बात? तो लेट से मैं इस लूप में चला ऐसे 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 ऐसे, करंट ऐसे मान रखा, यहां से शुरू कर रहा हूं चलना, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, या तो कुछ नाम दे रखा जाए, एफ ई, यही है। तो एफ डी ए ई एफ, राइट। सो एफ से डी की तरफ गया मैं, तो दैट वुड बी आई वन इंटू वन, ये चला, समझ गया आगे, 3 बार तो ये हो जाएगा। अब इधर गया, करंट के अलोंग चल रहा है इसलिए माइनस नहीं आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस आई नहीं लिख रहा हूं मैं, ई के अलोंग चल रहा है इसलिए प्लस आई टू इंटू वन इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ दिस फ्लक्स। फ्लक्स चूंकि मैं यूं चल रहा हूं इसलिए अंदर वाला एरिया प्लस है, इसलिए दिस वुड बी माइनस वन। अगला वाला आप लोग लिख लें एक बार, प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा क्योंकि करंट से उल्टा जाऊंगा तो अभी। तो किसी भी लूप का इंडक्टेंस को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है इंडक्टेंस का, ठीक है। जैसे कि एक सोलेनॉइड पे मैंने बैटरी लगा रखी, या टॉरॉइड, टॉरॉइड का तो सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के आया ना आप लोग, तो एक टॉरॉइड को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा, उसको मैं सर्किट में कैसे दिखाऊंगा? सर्किट में ऐसा दिखेगा, आप बोलेंगे यार कहाँ से आ गया? वो भाई जो तार है उसमें उसका रेजिस्टेंस होएगा, और जो ज्योमेट्री है उसकी उसका इंडक्टेंस होगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? एक टॉरॉइड कनेक्टेड टू बैटरी वुड बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो ये L जो है ये या तो रिप्रेजेंट कर सकता है एक बड़ा सा इंडक्टर, या फिर उस लूप का नेट इंडक्टेंस, ठीक वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस R करता है। R रेजिस्टेंस क्या करता है? या तो एक बड़ा रेजिस्टेंस बताया था, इस लूप में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस को अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, या फिर पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस एक जगह दिखा देते हैं। सही है कि नहीं बात? वही चीज यहाँ पर कि अपन ने या तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस एक जगह दिखा दिया, वैसे ही पूरे सर्किट का इंडक्टेंस एक जगह दिखा दिया, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ूं मैं कि नहीं आई? पक्का? तो कभी भी इंडक्टेंस का चिन्ह बना रहे मतलब ये दिखा भाई अब नहीं मालूम,
और इंडक्टेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इस लूप का कहाँ है, इसमें अपन रेजिस्टेंस बनाते हैं क्या और कनेक्टिंग वायर का, वैसे ही इंडक्टेंस दिखा दिया, एक बार कहानी खत्म। ठीक है, अब 2-3 बातें छोटी छोटी सी। इस इंडक्टर में आई करंट ऐसे जा रहा है, राइट। आई यदि वेरी नहीं कर रहा तब तो कुछ होना ही नहीं। प्रॉब्लम किससे है? नेचर को है अश्विनी, तुझसे? तो चेंज ऑफ फ्लक्स से। वो कब होएगा? जब करंट वेरी करेगा। तो मान लेते हैं di/dt नॉन जीरो, तभी बात कर पाएंगे। और अननोन को क्या मानना चाहिए लाइफ में? वेरिएबल तो ऐसे ही, और नेगेटिव की पॉजिटिव। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव मानते हैं ना। तो अननोन इज पॉजिटिव। छोटी चीज के लिए भी टाइम वेस्ट करते हैं। L di/dt इज पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा अपन इमेजिन कर सकते हैं कि एक EMF इंट्रोड्यूस करता होगा। यदि di/dt नॉन जीरो तो ये एक सर्किट में EMF इंट्रोड्यूस करता है। भाई सेल्फ फ्लक्स को अकाउंट में लेना था अपन को। सेल्फ फ्लक्स वेरिंग होगा तो वो उस लूप के अंदर एक EMF या पोटेंशियल डिफरेंस टाइप्स, क्योंकि यहाँ तो अपन इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लिखना तो अल्टीमेटली KVL लगाना चाहते हैं अपन। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में सोच रहे थे, भले ही वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से कोई मतलब नहीं हमें। भाई बैटरी का भी अपन कहाँ से आया उससे क्या मतलब, वैसे ही हम यहाँ सोच रहे हैं। और ये प्लस माइनस ऐसा बनाएंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि di/dt पॉजिटिव है तो वो करंट के बढ़ने को सपोर्ट कर रहा होगा कि अपोज? अपोज। तो अपोज कैसे करेगा? ऐसे ही तो करेगा अपोज। इधर प्लस इधर माइनस। इधर गया तो उसने सपोर्ट नहीं किया, अपोज किया कि आप करंट बढ़ाओगे तो आपको और ताकत लगानी पड़ेगी। इज दिस ओके? समझ में आ गई बात? कुछ कहना हो किसी को यहाँ तक? प्लस माइनस समझ में आ गया ना सबको? ऐसा क्यों बना रहे हैं अपन? बढ़ू आगे लिख लिया तो 2 मिनट एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। इसमें यदि अपन सोचे, बाद में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। dt टाइम में i/dt चार्ज गया है और हायर से लोअर पोटेंशियल पे गया है, ऐसा अपन सोच रहे। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पोटेंशियल वर्ड का डायरेक्ट मतलब तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन तो सोचे तो कोई नुकसान नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अल्टीमेटली इसमें एक मोशनली है, इसमें एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसको बैलेंस करने के लिए चार्ज सेपरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया होगा, जिसका नेट असर तो यही होने वाला है। ठीक है, तो एक चार्ज i/dt यहाँ से यहाँ गया है, जिसने इतना पोटेंशियल लूज किया, मतलब इतनी एनर्जी लूज करी है, या फिर इतनी एनर्जी इसने गेन करी है। तो कितनी एनर्जी इंडक्टर गेन कर रहा है i/dt टाइम में? L di/dt इंटू i/dt, इतनी एनर्जी इसने गेन करी। तो टोटल एनर्जी कितनी गेन कर लेगा इंडक्टर? हाफ Li स्क्वायर। एक बड़ी छोटी सी बात है, बहुत सालों पहले मैंने सुनी थी कि कभी भी किसी की यूनिट डायमेंशन निकालनी हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है एनर्जी की इक्वेशंस लिखना। आप सोचिए, इंडक्टेंस की यूनिट निकालनी हो, डायमेंशंस, और अपन वो μ0n² में घुस जावे तो वहाँ μ0 पड़ा, एक तो परेशान करने के लिए जान लेने को तैयार, और जबकि एनर्जी इजिकल टू हाफ Li स्क्वायर से मेंटली निकल जाएगी। कैपेसिटेंस की निकालनी हो Q²/2C, C इजिकल टू 4πε0, या मतलब जो भी है ε0/d, ε0 थोड़ी ऐसी मिल जाएगा। ε0 की निकालनी हो, हाफ ε0 d² = एनर्जी। तो एनर्जी इज बेस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग डायमेंशंस। खैर,
समझ में आया यहाँ तक? पक्का? सोलेनॉइड की हमने शायद नहीं निकाली है, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं निकाली, तो 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा डिटूर ले रहे हैं, राइट, मतलब थोड़ा अलग साइड में जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं, है ना। तो हमारे पास में एक सोलेनॉइड है लंबा सा, उसके हम मिडिल सेक्शन की ही बात करेंगे। एजेस की बात ऐसे करें, एजेस में फील्ड जो होगी वो स्ट्रेट नहीं होगी। सोच के देख लीजिए आप, यदि सोलेनॉइड बना नहीं रहा मैं जानबूझ के बाहर से, तो ऐसे सीधी तो नहीं जा सकती, ये भी मुड़ेंगी सही। कहाँ से मुड़ेंगी? एजेस से। तो ए रेडियस का एक सोलेनॉइड है, एल लेंथ का, एन नंबर ऑफ लूप्स पर लेंथ, इसका जरा जल्दी से इंडक्टेंस बता दीजिए कितना होगा। बढ़े आगे, निकाल लिया। फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट एन आई, एक लूप के थ्रू इतना फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ लूप्स एन एल इज इक्वल टू एल आई, आई से गया आई, कहानी खत्म। टॉरेट के लिए बढ़े आगे, तो ये हो गया इंडक्टेंस, ठीक है। अब सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होगी हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह से बड़े लोगों ने ये बोला था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को इकट्ठा किया, उसमें जो एनर्जी लगी उसको कहने का, लिखने का, समझने का एक और अंदाज है कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ई नॉट टी स्क्वायर का खर्चा आया। ऐसे ही बड़े लोगों का कहना है कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आई होगी। करंट तभी होगा जब कोई लूप होगा, सर्किट होगा, उसके बिना तो करंट हो नहीं सकता ना। और सर्किट है, करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी रही होगी। तो उसमें करंट एस्टेब्लिश करने में जो हमारे को खर्चा लगा, क्यों लगा खर्चा? क्योंकि नेचर अबोर्स चेंज ऑफ फ्लक्स, तो जीरो से उस आई तक पहुंचाने में जो खर्चा लगा वही हाफ एल आई स्क्वायर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्डअप हुई होगी। तो हम रादर देन ये सोचे कि हाफ एल आई स्क्वायर है, हम बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? चेक करेंगे तो आंसर मैच हो जाए इस प्रॉब्लम के लिए। बाकी इसका एक्चुअल प्रूफ तो हमारी बस के बाहर है। बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करती है, वैसे ही हम क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंटली मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करती है। आगे होगा यार, हाफ एल आई स्क्वायर में एल की वैल्यू पुट कर दो और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट लिख के वॉल्यूम लिख दो, पाई ए स्क्वायर इनटू एल आ जाना चाहिए, ठीक है। सो इससे कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ, बट ठीक है, एक चीज़ देख लिया अपन। तो ये थी इंडक्टर की बेसिक कहानी, ठीक है। बाकी शुरुआत तो ऐसे होती है भाई, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन किया, बढ़िया टाइम पास हो जाता है, ग्राफ व्राफ बन जाता है, इक्वेशन आ जाती है, करो। देखिए बड़ा फास्ट फास्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं करने को। करंट मान लिया आई, तो ये हो गया एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इक्वेशन में चला मैं, ई माइनस इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन। सब एक तरफ इकट्ठा कर लो, डी आई का समान एक तरफ, डी टी का एक तरफ, इधर आ जाएगा माइनस आर डी टी बाय एल, इधर क्या आ जाएगा, हाँ ई बाय, ऐसा कुछ आ जाएगा। t इज इक्वल्स टू 0 पे माइनस उल्टा आएगा, गलत बोल, या
t इज इक्वल टू 0 पे करंट को कितना मानेंगे अपन? क्यों मानेंगे 0? वो इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि अपोज कर रहा था, फ्लक्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया 0, इंटीग्रेट कर, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? i इज इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई माइनस आर टी बाय, फिर वही ग्राफ रहा, बना लो, बनाने तो टाइम पास, वही टाइम कांस्टेंट एल बाय आर, जो कि एक्चुअली बहुत छोटा होता है क्योंकि इंडक्टेंस बहुत बड़े होते नहीं, मिली हेनरी माइक्रो हेनरी में होते हैं। तो वही वाली बात आ जाएगी कि कहने को इनफाइनाइट टाइम लगता है करंट से एस्टेब्लिश होने में, हो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली जाता है। समझ में आई क्या बात? पक्का? t इज इक्वल टू 0 पे लोग रट्टा मारने के लिए बताए थे, इसको ओपन सर्किट मानो, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कनेक्टिंग वायर मान लो। क्या जरूरत है भाई? लॉजिक बीइंग कि भाई इमीडिएटली करंट चेंज नहीं हो रहा, तो ये इनफाइनाइट पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा इंस्टेंटेनियसली, तो ओपन सर्किट। और इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये है कि चेंज होना बंद हो गया, बंद हो गया तो ये कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं देगा, पर वो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, समझा? ठीक है, बट चूँकि पॉपुलर तरीका ऐसे बोलने का, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक दूसरा सवाल करते हैं ढंग का। कुछ पूछना है इसमें? ये सर्किट है स्टडी स्टेट में, राइट। करंट निकाल दीजिए ज़रा सब ब्रांचेस के थ्रू। हाँ भाई, क्या हुआ? आ गया करंट? इजी है बिल्कुल। क्या करूँ स्टडी स्टेट में? एल मानूं भी कि नहीं मानूं? नहीं, क्योंकि उसके थ्रू तो कुछ पोटेंशियल में चेंज आ ही नहीं रहा होगा। तो कितना आया भाई वैभव? 16 ई बाय, ये किसके थ्रू आया? बैटरी के थ्रू, ठीक है। इसको मैं आई नॉट कह देता हूँ, ठीक है ना। निकाल लो यार, इसमें क्या है? एल तो ऐसे दिखाने के लिए दिया भाई। हाँ, स्टडी स्टेट बोला है मैंने, सो गए होंगे। अब t इज इक्वल टू 0 वो मोमेंट है जब मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया बैटरी को। अब करंट इन इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। स्टडी स्टेट में आने दिया, ठीक है। यहाँ पे करंट बताता हूँ 3I0/4 रहा होगा, और यहाँ पे करंट, राइट। I0 ऊपर निकाला ना अभी? नहीं आया सवाल समझ में? ओके, हियर वी गो। ये तो हो गया सर्किट से बाहर। यहाँ पे मैंने मान लिया अब करंट जो है आई है ऐसे, राइट। इधर से इधर गया इंडक्टर के अक्रॉस, -L/di/dt। करंट घट रहा होगा पर मैं तो मान रहा हूँ कि बढ़ रहा। फिर अलॉन्ग रेजिस्टेंस चला -IR, यह आ जाएगा
एक ही कारण है कि मैंने सवाल लिया है, लोअर लिमिट क्या आनी चाहिए और क्यों. इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू गॉट द टॉपिक. कंडक्टर के थ्रू पहले किया नॉट बाई इंडक्टर जैसे हमने स्विच ऑफ किया तभी इंडक्टर के थ्रू करंट किया नॉट बाई कोई रेगुलेटर वो चेंज हुआ तो फाइनाइट टाइम में अगेन मतलब नेचर अबोर्स चेंज ऑफ फ्लक्स एंड ऑफ मैटर. आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ कि आप लॉ बनाने की कोशिश करते हैं, मैं जो बढ़ाता हूँ उनको लगाने की कोशिश करता हूँ. बस यही अंतर है आप में और मुझ में. आप कंपटीशन करते हैं लेंज से, फेरेडे से, मैक्सवेल से, मैं उनको कैसे लगाए ये सीखा हूँ और सिखाता हूँ. और आपको वो नहीं समझ में आता. आपको लगता है लॉजिक पूछ रहे तो बनाना है लॉजिक, फिर आपका लॉजिक खुद बनाना हो जाता है. तो फ्लक्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो पाएगा, हेंस 3 I0 बाय